नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला चांद पर और चंद्रयान 3 की लैंडिंग से लेकर G20 के सफल आयोजन तक पर बातचीत की है। वहीं G20 की अपार सफलता के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि किस तरह उन्होंने देश के कोने कोने से संदेश मिल रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 के आयोजन से जिस तरह से भारतीय युवा जुड़े हैं उसकी विश्व और विशेषता की चर्चा लगातार हो रही है और साल भर तक देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में G20 से जुड़े प्रोग्राम हुए और इसी कड़ी में अब दिल्ली में एक और कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम रखा गया है। इसके जरिए देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़ेंगे और इसमें IIT, IIM, और इसके साथ NIT और मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रतिष्ठान संस्थान भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 26 सितंबर को किया जाएगा। इस कार्यक्रम को न सिर्फ युवा देखेंगे बल्कि इससे जुड़े भी भारतीय युवाओं के भविष्य को लेकर इस कार्यक्रम में बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो मन की बात कार्यक्रम का ये 105वां एपिसोड था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने इस साल नवंबर-दिसंबर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि हम तेलंगाना जीत सकते हैं जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पक्की जीत रही है। वहीं राजस्थान में भी काफी नजदीकी मुकाबला होगा। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है। बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो इन दोनों ही जगहों पर नैरेटिव हम लोग ही तय कर रहे हैं। राजस्थान में अभी हमारी सरकार है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, हालांकि यहाँ मुकाबला नजदीकी हो सकता है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अडानी को सारे प्रमुख उद्योग दे दिए गए हैं, देश की जनता महंगाई से परेशान है लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एंटी भू माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 दिन में करोड़ों की जमीन कराई गई है कब्जा मुक्त। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अवैध कब्जों पर यहां पर बुलडोजर चला है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये जिलाधिकारी ने कहा है। कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है और कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त भी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह सीधा जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अवैध कब्जों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें जब जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती शुरू कर दी है, चाहे भू माफियाओं के खिलाफ अब सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में मलियाबाद में 2.5 करोड़ की लगभग जमीन खाली कराई गई। इस अभियान में गोपालापुर और बहोरा में चलाया गया। SDM मलियाबाद मौजूद थी, उन्होंने SDM मलियाबाद मीनाक्षी पांडे के नेतृत्व में पूरी तरीके से ये कार्रवाई की गई है और 1 पॉइंट सेक्टर रूप जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया। इसकी जो मूल्य है वो 1.25 करोड़ रुपए। तो सरकार ने सीधा मैसेज पास आउट कर दिया, आप कोई भी हो आप अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको आने वाले समय में और भी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, और भी ऐसे अवैध कब्जे देखने को मिलेंगे जिसमें सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। और इसके पहले भी सरकार ने कार्रवाई की थी, चाहे मुख्तार के अंसारी के जो कब्जे थे, जो भी उनके अपार्टमेंट पे जो अवैध कब्जे किए गए थे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब जल्द ही LDA ने भी कई सूची जारी की है और जल्द ही कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और
और जो भूमाफिया है उनके नाम घोषित किए गए थे और भूमाफियाओं की संख्या बढ़ सकती है। सरकार की सख्ती का असर साफ दिख रहा है। जी सिद्धार्थ, जो और भूमाफिया हैं जिनकी लिस्ट और भी सामने निकल कर आई है, इन भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल जल्द ही आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी और सबको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ भूमाफिया ऐसे थे जो जिनका नाम पहले प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन अब उनका नाम भी प्रकाश में आ रहा है। जो बेनामी संपत्ति उनके द्वारा बनाई गई है उस पर भी सख्ती की जाएगी और जो किस हिसाब से कैसे उन्होंने पैसा लगाया, कहाँ से फंडिंग की गई, इन सब चीजों को भी ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई ऐसे मोहल्ले थे जहाँ जिसपे सरकार की नजर नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं वहां पर भी लगातार इस तरीके की जो सरकारी जमीन जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनकी भी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही कई लोगों के घर और जमींदार होंगे जो इस तरीके से अवैध कब्जे किए हुए हैं। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है, अवैध निर्माण करने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ में भूमाफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही और भी जो भूमाफिया हैं उनको भी लगातार सरकार जो है वो चिन्हित कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर चर्चा की है। उन्होंने और क्या कुछ खास बातें की हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने और खास बातें की हैं। तो बताते चले कि मन की बात का ये 105वां एपिसोड है और मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने देश से संवाद किया है। यूपी का संभल जिला जन भागीदारी की बन रहा है मिसाल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत में लगातार बढ़ रही है विश्व धरोहरों की संख्या और विश्व पर्यटन दिवस पर भारत की विविधता के करे हैं दर्शन। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग और G20 समिट को लेकर मिले सबसे ज्यादा पत्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और चंद्रयान 3 महाक्विज का जिक्र किया है। महाक्विज में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया है भाग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है। G20 सम्मेलन में विश्व ने माना भारत के नेतृत्व का लोहा। G20 की सफलता के बाद विश्व की भारत में बढ़ी है रुचि। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है और G20 समिट के बाद ये पहली उनकी मन की बात है। और ये अगर एपिसोड की बात की जाए तो ये 105वां उनका एपिसोड है मन की बात कार्यक्रम का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में LOC के पास भारतीय सेना के जवानों ने एक व्यक्ति के द्वारा संदिग्ध गतिविधि देखी और उसकी किसी भी नाकाब हरकत को फेल करने के लिए जवानों ने उस पर गोली चला दी है। गोली लगने से वो घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी नशीले पदार्थ की खेप लेने के लिए LOC पार कर रहा था। अधिकारियों ने बताया है कि मादक पदार्थ के संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से मादक पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। तो यहां पर बड़ी सफलता मिली है जवानों को, जहां पर आपको बताते चले कि एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से तमाम सामान भी बरामद किया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विकास सीधा जुड़ गए हैं जम्मू से। विकास, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस तस्कर के पास से, और क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक पूरी तरह से इस पर कुछ जानकारी नहीं दी गई है ऑफिशियली तौर पर कि इसके पास से क्या मिला है, बट यही जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक नारकोटिक स्मगलर था जो बड़ी देर से इस एरिया में LOC के पास से लगातार सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से जो मादक पदार्थ जो इस तरफ सप्लाई किया जाता था उसकी डिलीवरी अक्सर यहाँ से लेकर और आगे डिलीवर किया जाता था। और वहां पर सुरक्षा बलों को पुख्ता सूचना मिली थी कि आज वहां पर कुछ मादक पदार्थों की डिलीवरी होने वाली, तो जिसको लेकर वहां पर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और तब जब इसको
वहां पे पाया गया तो इसको वहां पे सरेंडर करने के लिए बोला गया, तो जब ये भागा गया तो तब पुलिस ने इसको रोकने के लिए पाया गया, जिसमें घायल हो गया। मैं आपको बता दूं कि जोरी कुछ इलाके में पिछले काफी समय से पाकिस्तान की कोशिश चल रही है कि उस इलाके में नशे के कारोबार को बढ़ाया जाए या हथियार की स्मगलिंग बहुत ज्यादा वहां करने की कोशिश की जा रही है, और काफी बार वहां पे आतंकवादियों की घुसपैठ भी कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारी सेना लगातार जो है विफल कर रही है। और इसी कड़ी में आज इस जो स्मगलर को पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। लगातार इस इलाके से अब जो है सीमा पार से पाकिस्तान नशे की सप्लाई करता है, जिससे जो पैसा मिलता है वो आतंक के कामों में यूटिलाइज किया जाता है, जिसको रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी सुरक्षा बलों को। जी सचिन। विकास, इस आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, कहाँ का रहने वाला है? जी, ये वही स्थानीय नागरिक है और काफी समय से इन चीजों में संलिप्त था, जिस कारण इस पे पुलिस भी काफी देर से नजर रखे हुई थी और आखिरकार आज इसको वहां पर पकड़ लिया गया। ये लोकल वही का रहने वाला है। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य विदेश मंत्रियों के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं। इस दौरान भारत संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है और इस दौरान जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद हमारी मुलाकात हुई है। एक शिखर सम्मेलन जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विश्व की थीम पर था। यह एक चुनौतीपूर्ण शिखर सम्मेलन था, एक चुनौतीपूर्ण अध्यक्षता थी, क्योंकि हम बहुत तीव्र पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का सामना कर रहे थे। लेकिन G20 के अध्यक्ष के रूप में हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सशक्त थे कि यह संगठन अपने मूल एजेंडे पर वापस आने में सक्षम रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने कहा है कि ग्लोबल साउथ में भारत का जुड़ाव सिर्फ नीतिगत नहीं है, हमारे बीच में सांस्कृतिक और दर्शन का संगम है। कोविड जैसी महामारी के दौर में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और लगभग 100 से अधिक देशों को टीके भी दिए और 150 से अधिक देशों को दवाइयां भी सप्लाई की हैं। भारत को वैश्विक फार्मेसी उपनाम दिया गया। भारत हमेशा से खुद से पहले अपने भागीदारों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। इसी वजह से हमने 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। खबर झारखंड से सामने निकल कर आ रही है। झारखंड के लतेहर से खबर है, जहां पर देर रात संभलपुर और जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में 10 से 11 हथियारबंद डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया है। डकैतों ने चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ मारपीट भी की है, उनके मोबाइल, पर्स के साथ और जेवरात को भी लूट लिया है। यात्रियों में दहशत फैलने के उद्देश्य से 8 से 10 राउंड यहां पर फायरिंग भी की गई है और पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद संभलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस के S9 बोगी में सवार डकैत चैन कुलिंग कर ट्रेन को रोककर फरार हो गए हैं। वहीं सूचना जब इस पूरे मामले की पुलिस को दी गई है, सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। एक बड़ी जानकारी आगरा से सामने निकल कर आ रही है। ताजनगरी में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। बड़ी जानकारी इस वक्त की। राधा स्वामी मठ के लोगों ने किया था अवैध कब्जा। भारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण को हटाने पहुंचा है प्रशासन। थाना न्यू आगरा के दयाल बाग क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया है, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है अवैध कब्जे को। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा में बड़ी कार्रवाई की गई है, ताजनगरी में बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आगरा में बुलडोजर गरजा है।
खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशुपाल, अवैध कब्जा धारकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट? जी सर, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने शनिवार को राजस्थान में सत्संग मठ के जो ब्यालबाग में अवैध कब्जे पर अभूतपूर्व कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई 2 बार की गई थी। तहसील सदर प्रशासन ने 13 सितंबर को राजस्थान सत्संग प्रभाग को 22 सितंबर तक कब्जा हटाने के लिए आदेश दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। उसके बाद तहसील न्याय सदर ने आदेश किए थे कि कब्जा ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। शनिवार को डिप्टी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार, एडीएम सदर परीक्षित घटाना, डीजीपी सुरेश कुमार ने कोर्ट के आज शामिल पहुंचे और पीएससी साइड में पहुंचे, जहाँ खेल मैदान पर बनी हुई दीवार सार्वजनिक रास्ते पर लगा गेट ध्वस्त कर दिया गया। जी, और इसके साथ ही और भी जहां पर अवैध तरीके से कब्जा है, उन कब्जों को मुक्त कराने के लिए पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जी, राजस्थान सत्संग ब्यालबाग जो मौजा जगनपुरा है, 271, 302, 330 जो खतरा है, यहाँ सार्वजनिक रास्तों पर शमशान घाट और खेल मैदान से जो कब्जा था कर रखा था, उससे प्रशासन हटा दिया है। लेकिन सत्संग ने प्रशासन को भी सीधी चुनौती दी। जैसे कब्जा हटा गया, उसके बाद सत्संग के जो मत के लोग थे, उन्होंने फिर दोबारा से कब्जा कर लिया। पुलिस प्रशासन ने उसको दोबारा कब्जे को हटा दिया और 10 लोगों के नाम नामजद किया गया, 37 वाहनों को चयनित किया गया। चलिए शिशुपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर जिले के कस्बा विवार में इंडियन बैंक में आग लग गई है, जिससे बैंक के पास बने अस्पताल में मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई है। बैंक में अवकाश होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत रही है कि छुट्टी होने के कारण बैंक में कोई मौजूद नहीं था। पीएचसी के लोगों ने बैंक कर्मियों को आग लगने की सूचना दी है, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़कर आग पर काबू पाया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाया गया है। वहीं सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल नुकसान का अभी तक आकलन नहीं लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवकीनंदन ठाकुर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियों की मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं। साथ ही हिंदुओं को एकजुट करने और जाति में नहीं बंटने की अपील भी हिंदू समाज से लगातार वो कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये भारत सनातनियों का था, ये भारत सनातनियों का है और ये भारत सनातनियों का ही। कन्हैया की छवि को मस्जिद की सीढ़ी में दबाने वाले को हम मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं दोगे? देवकीनंदन ठाकुर अब एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे आज देश दुनिया के प्रत्येक हिंदू और बच्चा बच्चा जान चुका है। एक ऐसा नाम जो अपने पूरे जीवन को सनातन धर्म की रक्षा में समर्पित कर चुके हैं। आज उनकी पहचान हिंदू धर्म ध्वज के रक्षक के रूप में स्थापित हो चुकी है। जब चलत है तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया है। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अपनी हर कथा में लोगों से सनातन धर्म ध्वज फहराने के लिए लोगों को सनातन धर्म पालन करने की अपील करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर का साफ मानना है कि भारत का धर्म सनातन है और सदैव रहेगा। धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मैं ये नहीं कहता कि हम भारत में रहते हैं। भारत शुरू से सनातनियों का है। कुछ लोगों ने बीच में अपनी पूजा पद्धति बदली है। ये भारत सनातनियों का था, ये भारत सनातनियों का है और ये भारत सनातनियों का ही। देवकीनंदन ठाकुर लंबे समय से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से श्री कृष्ण की मूर्ति को मुक्ति का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। वे अपनी कथा में और प्रत्येक मंच से इस मुद्दे को उठाते हैं और लोगों से इस दिशा में कोशिश करने का आह्वान भी करते हैं। हमारे कन्हैया की छवि को मस्जिद की सीढ़ी में दबाने वाले को हम मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आज भारत के नौजवान को जगना होगा। जब भारत का नौजवान जगेगा तो कायर बुज़दिल हमारे धर्म पर उंगली उठाने वाला
वो ऋण छोड़ के भागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जातिवाद को हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं और लोगों से इससे दूर रहने की अपील भी करते हैं। सदियों तक सुरक्षित चाहते हो ना, अब जातियों में मत बटो। अरे क्या करोगे जातियों में बटकर? अब एक हो जाओ। जब भी कोई पूछे कौन है तो एक जवाब दो, हम सनातन हैं। जोर से कहो हम, गर्व से कहो हम। देवकीनंदन ठाकुर लगातार सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करने वाले सनातन हिंदू धर्म गुरु हैं। जिस तरह सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू राष्ट्र के लिए अभियान चल रहे हैं, इस दिशा में उनकी कोशिशें और विश्वास को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही उनका सपना पूरा होगा। साथ ही आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से केशव की मूर्ति को भी मुक्ति कराकर धर्म रक्षा में इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। सनातन धर्म की ये भारत सनातनियों का था, ये भारत सनातनियों का है और ये भारत सनातनियों का ही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दलों की कई घंटों की बैठक के बाद भोपाल में गठबंधन की पहली रैली करने पर सहमति बनी थी। चुनाव को देखते हुए चुनावी राज्यों में इस रणनीति को सही बताया जा रहा था, लेकिन अचानक कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्षी गठबंधन में फूट है? क्या विपक्षी गठबंधन में एकता की कमी है? सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान से कांग्रेस असहज है। सनातन विवाद पर कांग्रेस बैकफुट पर है। ये ऐसे सवाल है जो भोपाल में विपक्षी गठबंधन की रैली रद्द होने के बाद से उठ रहे हैं। भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होनी थी, जो टल गई है। इसके बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जब रैली रद्द होने की खबर दी तो उन्होंने इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई। रैली रद्द होने का फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले कि उन्होंने होने वाली गठबंधन रैली की बात की, उस समय भोपाल में कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली रद्द होने का ऐलान कर दिया था। सवाल ये उठता है कि इस फैसले की जानकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए हैदराबाद पहुंचे कुछ नेताओं को क्यों नहीं थी? भोपाल में रैली रद्द करने के कांग्रेस के फैसले की जानकारी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी नहीं थी। तो वहीं कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कई नेता चुनावी राज्यों में साझा रैली करने के पक्ष में नहीं थे। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर सपा और आप ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान से कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। कमलनाथ ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि हनुमान भक्त कमलनाथ की बनाई है, जिसके टूटने का डर था। कांग्रेस विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहती है। गठबंधन नेताओं के एक साथ जुटने पर चुनाव राष्ट्रीय बन जाता है। स्थानीय मुद्दों को उठाने का कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन की रैली कहां और कब होनी है, ये सामने नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रैली को दिल्ली में करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। नए गठबंधन में 28 दल हैं, सब अलग अलग विचारधारा के हैं। कई दलों को ऐसा है जो अपने राज्यों में कांग्रेस से मुकाबला कर रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन ने इस तरह की समस्या को नहीं सुलझाया तो चुनाव में गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।